Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. हाँ, Soumya, you want to ask you want to ask something? मैम आपका 26 मार्च का एक जूम सेशन था, वो लाइव यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं हुआ, तो बस वही मेरे को जानना था वो कैसे एक्सेसिबल है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है आई विल टॉक टू डेट अगर 26 मार्च है आई सी मोस्ट प्रोबेबली शायद या तो सुपरवाइजर ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, और अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो आज आई विल टेल आज अपलोड हो जाएगा, और अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा तो फिर वो स्किप हो गया है, वो शायद रिकॉर्ड ही नहीं किया है सुपरवाइजर ने। तो आई नीड टू सी इफ इट वुड बी रिकॉर्डेड तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है मैम। हाँ, चलिए तो आज हम आ जाइए पेज नंबर पैम्फलेट ओपन पेज नंबर 31 पर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर बैंड सिस्टम भी कहा गया है इसे। वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग स्क्रीन। यस, तो व्हाट इज ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट? देखिए, दिस इज अ सिस्टम टू डिटरमाइन exchange rate between countries. Exchange rate, you know what is exchange rate? Exchange rate means the rate at which one country's currency is expressed in terms of another currency, like $1 is equal to 70 rupees. तो इसे हम कहते हैं exchange rate. एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने का एक तरीका था ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जो प्रिवलेंट था 1944 से 1971 के बीच में। द सिस्टम वाज यूज्ड फ्रॉम और इन द पीरियड 1944 to 1971. नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दिस सिस्टम का एक और नाम है relative fixed exchange rate system. Now, why relative fixed exchange rate system? Because in this, governments or economists or IMF used to fix the upper and lower level of exchange rate. Upper and lower level of exchange rate. इस सिस्टम में Madam, which topic we are studying, ma'am? Page number 31, question 5, Bretton Woods system of exchange rate system. Okay, thank you, ma'am. चलिए देखिए, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या होता था? ये सिस्टम 1944 से 1971 के बीच में फॉलो किया जाता था। इस सिस्टम को रिलेटिव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं। क्यों रिलेटिव फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम? क्योंकि इसमें अपर और लोअर लिमिट, किसी भी कंट्री के लिए अगर आप एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो लोअर और अपर लिमिट फिक्स कर दी जाती थी। अब अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा तो सिर्फ इसी बैंड में ही फ्लक्चुएट होगा, इसी लिमिट के बीच में ही फ्लक्चुएट होगा। तो रिलेटिव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी फिक्स्ड है बट थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिलेटिवली फिक्स्ड है, पूरी तरह से एक्सचेंज रेट फिक्स नहीं है,
Exchange rate can fluctuate, but it will fluctuate only between the upper and the lower limit, which is decided either by the government of the country or by the economists or by the IMF for its member countries. तो IMF अपनी मेंबर कंट्रीज के लिए एक्सचेंज रेट की अपर और लोअर लिमिट फिक्स कर देता था. अब अगर this is the demand curve DD and SS is the supply curve. Now their point of intersection is at point A, so whatever rate is there, that rate will be followed. जो exchange rate डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के इंटरसेक्शन से आएगा उसे हम कहेंगे क्या, इक्विलिब्रियम रेट, और वो मार्केट रेट होगा. अब दिस शुड लाई बिटवीन द बैंड, बैंड के बीच में ही या कहीं पर भी बैंड के अंदर लाई करना चाहिए. जैसे अब अगर डिमांड बढ़ती है, न्यू डिमांड कर्व इज D1 D1. Yes, so again the intersection is point B. So again the new exchange rate will be R1. Again this R1 lies between $1 equal to 70 and $1 equal to 72. So this exchange rate can prevail. ये भी prevail कर सकता है. पर अगर ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ती है, D2 हो जाती है और एक्सचेंज रेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के बाहर चला जाता है, यानी बैंड के अगर बाहर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा. गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेंटेन अ फिक्स्ड रेट. बट रेट कैसे फिक्स? रेट कैन फ्लक्चुएट बट ओनली बिटवीन द बैंड. बैंड के बीच में ही रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, उसके बाद फ्लक्चुएट नहीं हो सकता, उसके ऊपर रेट नहीं जा सकता. इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट फिक्स की है, इसीलिए फिक्स एक्सचेंज रेट, बट इट कैन फ्लक्चुएट बिटवीन द लिमिट्स. तो इसको हमने कहा है रिलेटिव फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. कोई डाउट समझ में आया? क्या होता है बैंड ऑफ फ्लक्चुएशन? बैंड ऑफ फ्लक्चुएशन का मतलब है द अपर एंड द लोअर लिमिट ऑफ द एक्सचेंज रेट विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री और बाय द IMF फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज. नाउ फिक्स कर दिया बैंड. नाउ एक्सचेंज रेट कैन फ्लक्चुएट ओनली बिटवीन द, बोल दो जल्दी से, ओनली बिटवीन द बैंड डिसाइडेड. हाँ, बैंड डिसाइडेड. अगर एक्सचेंज रेट बैंड के ऊपर चला जाता है तो गवर्नमेंट विल नॉट अप्रूव इट. गवर्नमेंट विल ट्राई टू मेंटेन द हायर लिमिट. गवर्नमेंट इस लिमिट के ऊपर एक्सचेंज रेट को नहीं जाने देगी. अगर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक्सचेंज रेट ऊपर चला जाता है, तो गवर्नमेंट इस बढ़ी हुई डिमांड को, इंक्रीज्ड डिमांड को मीट करेगी बाय सेलिंग or supplying dollars from its reserves. Once again, what happened? अगर डिमांड बहुत बढ़ जाती है कि रेट भी बढ़ने लगे, पर गवर्नमेंट को तो मैक्सिमम लिमिट से ऊपर रेट नहीं बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट अपने पिटारे में से डॉलर्स को सेल करने लगेगी ताकि रेट लिमिट के बाहर न जाए और इंक्रीज्ड डिमांड मीट हो जाए इंक्रीज्ड सप्लाई से. और सप्लाई कहां से करेगी? अपने पिटारे में से डॉलर सेल करके. इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? हेलो मैडम. यस. और जब मिनिमम से नीचे जाएगा रेट, मिनिमम से ज्यादा नीचे जाएगा, दैट मीन्स मिनिमम के नीचे कब जाएगा? जब सप्लाई बहुत है पर डिमांड नहीं है. Right? Rate कम कब होता है? When supply is more than demand. So government will demand it. Demand कैसे करेगी? मार्केट से डॉलर्स खरीद कर अपने पिटारे में इकट्ठा करती जाएगी. Government will start demanding dollars, यानी buying dollars from the market. yes ma'am, but it will appreciate our for our home country's currency if Okay. नहीं तो demand हमें will तो, decrease. हाँ तो सुनो ना, तो हमें तो क्या करना है? गवर्नमेंट के लिए फीसेबल एक्सचेंज रेट, अच्छा एक्सचेंज रेट इन दोनों बैंड्स के बीच में ही है कहीं, तो गवर्नमेंट नीचे तो नहीं जाने देगी. नीचे जाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? डिमांड क्रिएट करेगी ताकि बैंड में ही रहे, बैंड से नीचे न जाए. See, excessive decrease of exchange rate is also not good for us.
Why it is not good for us? If $1 reaches to 68 rupees, our exports will decline. People will not purchase goods from us. हमसे लोग सामान नहीं खरीदेंगे. तो भले ही हमारी वैल्यू क्यों ना अप्रिशिएट हुई हो, स्टिल बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट का गिरना हमारे लिए अच्छा नहीं होता. क्योंकि क्या होता है, अगर 68 हो जाएगा तो भाई उन लोगों को पहले $1 में 70 रुपीस की चीज मिलती थी, अब सिर्फ 68 की ही मिल रही है, तो हमसे लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे. यस, तो Export will decline. Yes, is that's why we want the exchange rate to be within the limits. Band. Okay. Yes, ma'am. ठीक, चलिए तो अभी 1 मिनट पढ़ लेते हैं. दिस टाइम वी नीड टू रीड इट, और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट अंडरलाइन इन योर दिस. चलिए यहाँ से पढ़ते हैं. ड्यूरिंग 1944 to 1971 the relatively fixed exchange rate system. relatively fixed, क्यों relatively fixed बोला है? fixed इसलिए क्योंकि बैंड फिक्स कर लिया, और relatively fixed पूरी तरह से फिक्स नहीं है. उस बैंड में फ्लक्चुएशंस परमिसिबल है, बैंड में फ्लक्चुएशन पॉसिबल है. देन आते हैं was popularly accepted which was called the Bretton Woods system of exchange rate. Under this system, the currency is permitted to fluctuate between an upper and lower exchange rate. इसमें करेंसी को फ्लक्चुएट होने दिया जाता है अपर और लोअर लिमिट के बीच में. Is it clear? Exchange rate can fluctuate between upper and lower limit. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. Okay, and not permitted to move outside the band. बैंड के बाहर मूव नहीं किया जाने दिया जाता है. It is described with the help of following diagram. देखिए, both the demand and supply curve of pounds become horizontal at foreign exchange rate of $1 pound is equal to $2.30 and £1 is equal to $2. तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है? 1 pound is equal to, बता दो जल्दी से, 1 pound is equal to $2.3. This is upper and 1 pound is equal to $2 is a lower limit. तो लिमिट फिक्स कर दी. This is also called as range or band. So this was a question asked last year. What do you mean by band of fluctuation? Band of fluctuation क्या होता है? Band of fluctuation का दूसरा नाम होता है range. अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक्सचेंज रेट की कहलाती है बैंड या फिर रेंज. Here the upper limit is 1 pound is equal to $2.3 and the lower limit is 1 pound is equal to $2. This upper and lower limit of band are set by whom? It is, ये कौन सेट करता है? By government or suggested by IMF to its member countries. या तो कंट्री की गवर्नमेंट खुद बैंड सेट करती है या IMF सेट करती है. Now let's see the initial equilibrium exchange rate is at point A. दिख रहा है सबको डायग्राम में A पॉइंट, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई मीट कर रहे हैं at point A. Is it visible? Yes, ma'am. Yes. So when market demand curve for pound shifts to D1, देखिए मार्केट डिमांड कर्व जब D1 शिफ्ट हो गया तब क्या हुआ? पॉइंट किस पे चला गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट इज, बता दो जल्दी से, B. यस, तो ये भी परमिसिबल है क्योंकि जो B पॉइंट है वो भी बैंड के विद इन ही आएगा. बट व्हाट इज सिमिलरली डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू D2. अब बताइए जब D2 डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ तब इक्विलिब्रियम पॉइंट इज C. तो वो भी परमिसिबल है क्योंकि वो हमारी हाईएस्ट लिमिट है, अपर लिमिट है. बट सेकेंड पॉइंट आई एम रीडिंग, बट इफ डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू D3, देखिए D3 पे जब पहुंचा तब क्या हुआ है? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट इज व्हाट? हियर द गवर्नमेंट वांट्स टू होल्ड, नहीं, एक्सचेंज रेट इज नॉट परमिटेड टू मूव फ्रॉम पॉइंट C. पॉइंट C के ऊपर एक्सचेंज रेट नहीं परमिट किया जाता. Here the government wants to hold or maintain the exchange rate stability at point C. Government upper limit point C पर ही maintain रखना चाहती है $1 equal to 2.3 पे, उससे ऊपर नहीं जाने देगी.
To maintain the stability, government will, देखो क्या है, जब डिमांड बढ़ती है बहुत तो बढ़ी हुई डिमांड को मीट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बढ़ी हुई डिमांड को सेल करती है, अपने पिटारे से सप्लाई करेगी डॉलर्स, ताकि बढ़ी हुई डिमांड बढ़ी हुई सप्लाई मीट हो पाए और एक्सचेंज रेट स्टेबल रह सके, एक्सचेंज रेट हाईएस्ट लिमिट पर आकर रुक जाए, उससे आगे नहीं बढ़े। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. In this way, the government allows the free market forces to influence exchange rate as long as exchange rate fluctuations are within band, within upper and lower limit. यानी मार्केट फोर्सेस को फ्लेक्सिबली ऑपरेट करने देती है गवर्नमेंट, तब तक डिमांड और सप्लाई को फ्लेक्सिबली ऑपरेट करने देती है जब तक एक्सचेंज रेट लिमिट में है। But second point, if fluctuations are out of these limits, then government would do unlimited amount of buying or selling of foreign exchange. अगर लिमिट के बाहर चला जाता है एक्सचेंज रेट तो गवर्नमेंट या तो बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट विल सेल, एंड अगर रेट कम हो गया है, रेट कम कब होता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है, तो रेट कम है तो उस रेट को उठाने के लिए गवर्नमेंट विल डिमांड। Is it clear? गवर्नमेंट विल सेल, जब डिमांड ज्यादा है तब गवर्नमेंट सेल करेगी ताकि रेट नीचे आए, और जब रेट बिल्कुल नीचे पहुंच गया है, नीचे कब होता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट मार्केट से डॉलर्स बाय कर देगी। यस, नेक्स्ट मैम, पेज। हाँ मैम अगर ये बैंड के ऊपर चला जाए और गवर्नमेंट के पास डॉलर ही नहीं हो सप्लाई करने के लिए, तो कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो बैंड ही आगे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, बैंड को ही चेंज करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट पेज पे है। देखो देखिए, जो डॉट बना हुआ है ना, बुलेट पॉइंट, उस पे आई हूं मैं। Initially, the IMF permitted 1% of fluctuation in exchange rate to member countries. यानी आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि अगर रिजर्व्स में बचे ही नहीं है डॉलर्स तो बैंड को ही आपको चेंज करना पड़ेगा। बैंड में इनिशियली आईएमएफ का कहना था कि आप अपर लिमिट को 1% बढ़ा सकते हो और लोअर लिमिट को भी आप 1% और नीचे कर सकते हो, ताकि आपका बैंड बड़ा हो पाए। जैसे see, if you are setting up the band $1.72, $1.70, now if अगर रेट और बढ़ता जा रहा है और हमारी कंट्री के पास डॉलर्स है ही नहीं सप्लाई करने के लिए, सो आईएमएफ का कहना था कि यू कैन शिफ्ट योर बैंड, आप अपने अपर लिमिट में चेंज कर सकते हो और लोअर लिमिट में चेंज कर सकते हो 1% का। समझ में आया? तो यू कैन चेंज दिस बाय 0.7 से आप अपना ऊपर अपर लिमिट बढ़ा सकते हो और 0.7 से आप लोअर लिमिट को और कम कर सकते हो, ऐसा आईएमएफ का कहना था। इज इट क्लियर? समझ में आया? Yes. सबको क्लियर है? यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, यू कैन चेंज इट बाय 1% इनिशियली, बट लेटर ऑन क्या किया गया? लेटर ऑन दिस वाज रेज्ड टू 2.25% ऑन ईदर साइड ऑफ फिक्स्ड पैरिटी। दोनों साइड में लेटर ऑन आईएमएफ ने कितना बोला? यू कैन चेंज 2.25%, आप ऊपर वाला पोर्शन बढ़ा दो और नीचे वाला आप और नीचे कर सकते हो 2.25% से। तो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। हाँ, दोनों भी 2.25 से ऊपर नीचे दोनों भी हो सकते हैं, मतलब, या फिर दोनों में से कोई एक ही कर सकते हैं? हाँ, अगर आपका ऑब्वियसली सीधी बात है ऊपर वाला आपका रेट बढ़ ही रहा है हाँ, तो यू कैन अलाउ ऊपर वाला बढ़ा। यस, नीचे वाला तो ऑब्वियसली एक्सेसिव रेट कम होना इज नॉट गुड, राइट? सो आप 2.25 से अपनी फिक्स्ड पैरिटी ईदर साइड को चेंज कर सकते हो। अब ऊपर बिल्कुल जो स्टार्टिंग ऑफ द पेज है उस पे पढ़ लेते हैं। The main objective of such policy is to cage the exchange rate within fixed band.
इस पॉलिसी का मेन इंपॉर्टेंस है कि आप केज कर रहे हो, केज करना यानी केज इज बंदी बनाना, यार क्या करना, मतलब कैसे बोलते, मतलब केज उसके इज, बीच में रखने हैं ना। हाँ उसके बीच में ही उसको फिक्स करके रख रहे हो। आप चाहते हो कि आपका एक्सचेंज रेट बैंड के अंदर ही रहे, उससे ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। The size, what should be the size or the limit of the band? The size of the band is determined by the authorities. The size depends upon the desirable or practical amount of fluctuation. ये जो size of the band है ये fluctuations के according decide होता है. So no rule of thumb, कोई perfect rule नहीं है, इसलिए IMF आया। IMF ने पहले 1% फ्लक्चुएशन की इजाजत दी, फिर यही परमिशन 2.25 से ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हो। अब जो इंपॉर्टेंट बोल्ड में लिखा है, अंडर ब्रेटन वुड्स द एक्सचेंज रेट मूवमेंट अपीयर्स एज अ स्नेक इन द टनल। तो इसमें ऐसा लगता है कि एक्सचेंज रेट किस तरह से लगता है, स्नेक की तरह है जो कि टनल में कैद हो। Because exchange rate can fluctuate, can be anything between the टनल यानी बैंड के बीच में कुछ भी एक्सचेंज रेट हो सकता है। दिख रहा है आपको, बैंड बनाया उन्होंने, डिमांड और सप्लाई को का बैंड क्रिएट किया है, उसी अपर और लोअर लिमिट में स्नेक कैन बी देयर, कहीं भी क्रॉल कर सकता है, पर उस बैंड से बाहर एक्सचेंज रेट को नहीं जाने दिया जाता। नेक्स्ट आते हैं, here the exchange rate is not allowed to go outside the limit of the band. In May 1972, the member countries of European Economic Community, कुछ याद आया, लास्ट सेम में था EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जहां पर कुछ कंट्रीज आपस में आई, यूरोपियन कंट्रीज, और उन्होंने अपने आपस में ट्रेड करते वक्त बैरियर को खत्म कर दिया था। बैरियर यानी क्या, टैरिफ्स को, टैक्सेस को खत्म कर दिया था ताकि ट्रेड स्मूथली कैरी ऑन हो सके। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी डिसाइडेड टू होल्ड देयर करेंसीज टू अ 2.25% बैंड रिलेटिव टू वन अनदर। कहने का मतलब ये कि EEC की जो मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने आपस में एक दूसरे कंट्रीज के एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए बैंड में 2.25 फ्लक्चुएशन परमिट किया था। आप एक्सचेंज रेट कैन गो अप बाय 2.25%, अपर लिमिट को आप 2.25% से बढ़ा सकते हो, लोअर लिमिट को भी 2.25% से बढ़ा सकते हो। ये था मेंबर कंट्रीज के लिए, बट नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए दे मेंटेन्ड 4.5% बैंड रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। EEC की मेंबर कंट्रीज ने अगर इंडिया के लिए एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है और एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो अपर लिमिट कैन बी रेज्ड by 4.5% and lower limit can be decreased by 4.5%. तो ये फैक्चुअल चीजें हैं जिसपे MCQ आ सकता है। EEC अपनी आपस में मेंबर कंट्रीज के लिए एक्सचेंज रेट में 2.25% का फ्लक्चुएशन अलाउ करती थी अपर और लोअर लिमिट में, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कोई भी अगर कंट्री है जिसके लिए एक्सचेंज रेट तय करना हो, तो उसके लिए आप 4.5% का फ्लक्चुएशन अलाउड था। अब ऐसा क्यों अपनी, यस देखिए, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, अगर फ्रांस भी EEC का मेंबर है और इंग्लैंड भी EEC का मेंबर है, तो फ्रांस की करेंसी इन रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड की पाउंड, राइट। अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है या एक्सचेंज रेट तय करना है, तो जो बैंड सेट किया गया है उस बैंड में ऊपर और नीचे 2.25% का फ्लक्चुएशन अलाउड है। बट अगर फ्रांस है और इंडिया है, फ्रांस और इंडियन करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हैं, तो अगर रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो कितना परसेंट लोअर लिमिट में 4.5% नीचे जा सकता है और अपर लिमिट से भी वो 4.5% एक्सचेंज रेट बढ़ सकता है। दिस वाज डिसाइडेड अंडर EEC। पूछे कोई डाउट? नहीं मैम, क्लियर क्लियर है? चलिए, तो दिस वाज
ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको हम कहते हैं स्नेक इन द टनल, दिस इज फिक्स्ड आल्सो एंड फ्लेक्सिबल आल्सो। फिक्स्ड क्योंकि रेट फिक्स है, और फ्लेक्सिबल यानी मूवमेंट उसी अपर और लोअर लिमिट बैंड में मूवमेंट अलाउड है। बैंड का दूसरा नाम है रेंज। चलिए, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू कैन कम डायरेक्टली टू पेज नंबर जो बचे हुए हैं फर्स्ट यूनिट के टॉपिक, दैट इज पेज नंबर 6। इसमें किसी को कोई डाउट तो यू कैन फर्स्ट आस्क एंड देन कम टू पेज नंबर 6। एनी डाउट बैंड ऑफ फ्लक्चुएशन में? एनी डाउट? चलिए आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स। Instruments of external payment. Now what is external payment? External payment का मतलब होता है, आप इंडिया में हैं, आप किसी चाइना के बंदे से ट्रेड कर रहे हैं, तो यू आर इंडियन एंड द अदर पर्सन इज चाइनीज। अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो आपको पेमेंट चाइना के बंदे को करना पड़ेगा। So when you are making payment outside the country, that is called as external payment. जब आप किसी को पे करते हो ट्रेड करते वक्त and that person is living in some another country, so that is called as external payment. समझ में आया? What is external payment? You are making payment to someone who is in other country. other country. So that is external payment. और उसमें सबसे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट इज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज आई विल नॉट एक्सप्लेन डायरेक्टली, फर्स्ट कम टू फोर्थ लेटर ऑफ क्रेडिट। पहले लेटर ऑफ क्रेडिट समझना जरूरी है क्योंकि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ यूज होता है। तो पहले लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है समझते हैं। देखिए, what is letter of credit? If you are a trader or you have a business of import or export, so first of all in order to import goods, अब गुड्स जब मैं बात कर रही हूँ, मैं ट्रेडर की बात कर रही हूँ, तो ट्रेडर इज अ पर्सन जो आम तौर पर या फिर जो रेगुलरली गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं चाइना से कोई चीज मंगाना, that will not be called as a business. Now business is something which is a regular act. जब आपका रेगुलरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है तब किसी एक ट्रेडर के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी है। A trader must have import export license in order to either purchase goods from foreign country or sell his goods to foreign country. तो ट्रेडर के पास सबसे पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, जब भी आप सामान दूसरी कंट्री में सेल कर सकते हो या दूसरी कंट्री से सामान खरीद कर ला सकते हो। वरना जो शिपर रहेगा, जिस शिप से आप सामान उठवा रहे हो या जिस एयरवेज से आपका सामान उठाया है, DHL हो सकता है, एरएमएक्स हो सकता है, ब्लू डार्ट हो सकती है, जो कंपनी आपके बिहाफ पे आपके सामान को लेकर आएगी वो ये सामान लाने को मना कर देगी जब तक आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्रेडर मस्ट हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। Once a trader has import export license, then he has to obtain a letter of credit. Now what is letter of credit? देखिए, this trader Mr. A deposits 5 lakh rupees in HDFC Bank. Yes, तो अगर मिस्टर ए
5 लाख रुपए HDFC बैंक में डिपॉजिट करता है तो HDFC बैंक इशूज लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लोग बाहर कनाडा या कहीं आइल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्टेन करना पड़ेगा। Now this bank will issue letter of credit. Why bank will issue letter of credit? This letter of credit ये सर्टिफाई करता है कि मिस्टर ए के बैंक अकाउंट में इनफ मनी प्रेजेंट है। अगर मिस्टर ए किसी चाइनीज पर्सन से, किसी अमेरिकन पर्सन से ट्रेड कर रहा है तो उस ट्रेडर को डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ए के पास इनफ पैसा है कि वो उस पर्सन को पे कर पाएगा। इसकी गारंटी देती है HDFC बैंक। Once again, what is letter of credit? It is a certificate or a guarantee which is issued by a bank. मिस्टर ए का जहां पर अकाउंट है, जहां पर बहुत सारा पैसा डिपॉजिटेड है, वो बैंक मिस्टर ए के लिए क्या देगी? लेटर ऑफ क्रेडिट देगी। लेटर ऑफ क्रेडिट में ये मेंशन होता है कि मिस्टर ए सामान अगर इंपोर्ट करता है तो उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी दूसरे कंट्री के एक्सपोर्टर को पैसे दे पाएगा, पेमेंट कर पाएगा। समझ में आया कि नहीं? बताइए, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। इट इज इशूड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इशू करती है किसके बिहाफ पे? एक ट्रेडर के बिहाफ पे। ये सर्टिफाई करती है कि हाँ, ट्रेडर के पास इनफ मनी है, दिस ट्रेडर विल गिव यू पेमेंट। देखिए, मुझे बताइए, मिस्टर ए इज इंडियन एंड ही इज डूइंग बिजनेस विद समवन फ्रॉम चाइना। मिस्टर बी, सी ले लेते हैं, चाइनीज वैसे भी सी के, हाँ, तो he does business with someone who is in China. See, तो how can this person, this Chinese person trust Indian? ये इंडिया की पर्सन को ट्रस्ट कैसे करेगा? तो इसी ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाएगा ए अपनी बैंक से, जिसमें ये लिखा होगा HDFC will give guarantee कि yes, Mr. A has enough amount in our bank account. Don't worry, we have this. Mr. A will for sure make you payment. ये आपको पेमेंट जरूर कर पाएगा। समझ आया कि नहीं? मैम हाँ मैम, अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किए 5 लाख रुपीस के हाँ और मैंने डिपॉजिट करा बैंक में 5 लाख रुपीस लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, तो मतलब फिर मेरे को और 5 लाख रुपीस इम्पोर्ट वो एक्सपोर्टर को देने होंगे, चाइनीज वाले को, और 5 लाख मेरा बैंक में पड़ा रहेगा। हाँ, बैंक में तो ये आपको रखवाने ही पड़ेंगे कुछ डिपॉजिट बैंक में। आपको मैं बताती हूँ, जब कोई भी बच्चा एजुकेशन लोन के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, अपने पेरेंट्स की क्रेडिट हिस्ट्री भी दिखानी पड़ती है, पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर भी दिखाना पड़ता है कि कितना पैसा बैंक में है। भाई, ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि इसने पढ़ाई कर ली, स्टिल ही इफ अगर उसकी जॉब नहीं लगी तो ये पेमेंट नहीं कर पाया, तो लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए बैंक में तो पैसे कुछ डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे ताकि बैंक को ये लगे कि yes, you have this much amount and this you are not going to withdraw. मैम इसे कब विड्रॉ कर सकते हैं? मैडम, is it You possible can that withdraw. Listen, you can withdraw. This is what it shows कि आप एटलीस्ट 5 लाख का पेमेंट तो कर सकते हो। आप इस 5 लाख से भी चेक बना के दे सकते हो। That is not the point. The point is this कि आपको पैसे रखने हैं, आपको ज्यादा अमाउंट भी रखना पड़ सकता है, आप इस अमाउंट से चेक भी विड्रॉ कर सकते हो, पर कुछ इनफ अमाउंट होना चाहिए, हर बैंक के लिए तय होता है कि तभी बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है। Yes, you can withdraw this amount. Yes, you can make checks from this amount for making payment to C. okay, Yes. madam. चलिए, अब पढ़ लेते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर। हाँ मैम, अगर जैसे हमने कुछ क्रेडिट पे परचेज करा तो क्रेडिट पे परचेज किया, जब भी तो हमें लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। चाइनीज पर्सन मैं अगर इंडिया में हूं तो उसको क्या पता वो मुझ पे किस तरह से ट्रस्ट करेगा। अगर मैं कुछ चीज चाइना से इंपोर्ट करती हूँ तो इंपोर्ट करते वक्त मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, 3 महीने बाद ही सही, आई हैव इनफ मनी इन द बैंक अकाउंट, माय बैंक इज गिविंग यू गारंटी दैट यस आई कैन पे मनी टू यू।
लेटर ऑफ क्रेडिट देखिए, हाँ, And what if he could not pay the money after 3 months? see if what he Who will could be not liable? pay the, who will be liable? Now see, this is a contract. Now this is a contract of sale. This comes under law of sale of goods. This come under law of contract. तो इसके बहुत सारे वो हैं, पर हाँ, जितना मैंने लॉ स्टडी किया है, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी दी बैंक्स लाइबिलिटी टू मेक पेमेंट. Then bank has a complete right to recover from A, but first of all it will be the bank's liability to make payment. पर बैंक A से recover करा सकती है amount. Okay, ma'am. Yes. चलिए, तो लेटर ऑफ क्रेडिट पहले फोर्थ पढ़ते हैं. When an importer makes required amount to the bank, makes यानी deposits required amount to the bank, example $500, or when an importer has got sufficient security with the bank. जरूरी नहीं है आपके पास पैसे ही होने चाहिए, बैंक के पास आपकी कोई चीज सिक्योरिटी के रूप में रखी हुई है. मेरे 50 लाख के घर का के पेपर्स अगर बैंक के पास रखे हुए हैं तो भी what will happen? The bank issues the letter of credit to the importer. HDFC बैंक A को letter of credit issue करेगी. Such letter of credit ensures that an importer is authorized to draw the check of $500. When letter of credit is given to the exporter, the issuing bank accepts the liability of paying such amount to exporter. यानी जब HDFC बैंक क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, तब क्या होता है कि HDFC बैंक ये एग्री करती है कि जो भी ए पेमेंट करेगा, ये 5 लाख रुपए से का अगर कोई चेक बनाएगा तो उसका पेमेंट HDFC बैंक करेगी चाइनीज को. Once again, अगर ए कोई चेक ड्रॉ करता है HDFC बैंक का, तो yes, HDFC बैंक will clear that check and the amount will be transferred to the person who is sitting in the another country. Yes or no? Yes, madam. सबको क्लियर है? Is it clear? डाउट है फिर से समझाऊं? Is it clear? Yes, ma'am. चलिए, Yes, वापस ma'am. से. मैम चलिए, मनी एक और. हाँ. मनी की जगह पे गोल्ड भी हो सकता है. Yes, anything, any security it can be there. वही मैंने बोला ना, अगर मेरे घर के पेपर्स रखे हुए हैं तो भी बैंक वुड बी रेडी टू मेक पेमेंट. और बैंक क्या करेगी? बैंक मुझसे वसूलेगी फिर वो पैसे, यानी इंडियन से वो पैसे, ए से वो पैसे वसूल लेगी. इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये कि अगर एक कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है या कुछ सिक्योरिटी रखता है तो बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है. लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर ए को कोई भी पेमेंट करना पड़ेगा सी को, तो वो पेमेंट HDFC करेगी या तो ए के अकाउंट से, कोई भी चेक अगर ड्रॉ होगा तो ए के अकाउंट से पैसे देगी, या खुद से पैसे देगी, बाद में इट विल रिकवर फ्रॉम ए. नेक्स्ट आते हैं. It is the instrument by which issuing bank gives an assurance of sufficiency of payment to the payee. Payee कौन होता है? अब आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है. Payee is a person who receives money, right? तो एक्सपोर्टर अगर चाइनीज एक्सपोर्टर है तो HDFC बैंक ये गारंटी दे रही है कि हाँ, ए के अकाउंट में सफिशिएंट मनी है, तुम चिंता मत करो. अगर तुम ए के साथ ट्रेड करते हो, ए को सामान सेल करते हो, तो डोंट वरी, ए इज इन अ गुड पोजीशन टू मेक यू पेमेंट, बिकॉज ए ने कुछ पैसे बैंक में रख रखे हैं या ए ने कुछ सिक्योरिटी बैंक में रख रखी है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So letter of credit is not a bill. लेटर ऑफ क्रेडिट कोई बिल नहीं है. लेटर ऑफ क्रेडिट कोई चेक नहीं है जिससे आप पेमेंट कर रहे हो. लेटर ऑफ क्रेडिट कोई करेंसी नहीं है.
लेटर ऑफ क्रेडिट तो बस एक गारंटी दे रही है बैंक कि जिस पर्सन का अकाउंट मेरे पास है, ए पर्सन का जो अकाउंट है, ए के पास सफिशिएंट मनी है कि ही कैन पे टू एनीवन आउटसाइड द कंट्री. So it is just a guarantee, it is just a paper which is showing कि assurance दे रही है कि A के account में sufficient money है. Is it clear? Yes, madam. चलिए फर्स्ट आ जाइए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज. अब फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेम, वन इन द सेम थिंग. सी देयर इज वन पर्सन एक्सपोर्टर. Now this exporter is in India and there is one person importer who is there in Sri Lanka. Yes, so exporter यानी we are selling goods, selling goods. So this exporter will make a bill, right? Now what is bill? Bill receivable. इसके लिए ये होगा bill receivable. Pay me, this will be an order, pay me so amount at this date for on account of goods sold. क्योंकि गुड्स सेल किए हैं तो मुझे तुम इतने इतने पैसे दोगे इस डेट पर एंड हिज सिग्नेचर. Same like normal bill, but the name of the person will be someone who has purchased the goods and that person is sitting in Sri Lanka. तो bill of exchange कौन बनाता है? Who is the drawer? Drawer is a person who has exported goods or who has sold goods. जिसने सामान बेचा है वो बिल बनाता है, वही बिल का ड्रॉवर होता है कि तुम सामने वाला जो श्रीलंका में है, दिस श्रीलंकन पर्सन विल पे मी दिस अमाउंट ऑन दिस डेट. दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज. अब यही बिल अगर इंपोर्टर एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके लिए वही यही सेम बिल क्या बन जाता है? बिल्स पेबल. Is it clear or not? What is bill receivable? Bill receivable is an order by the seller, by the exporter. On whom this order is made? This order is made on a person who has imported goods and this person is sitting somewhere outside the country. To pay him, मुझे पे करो, या फिर this bill can be endorsed also. You know what is endorsement of bill? बिल के पीछे लिख देते हैं endorsed to C और साइन कर दिया. तो पे मी, मुझे पे करो, या फिर सी को पे करो मेरे बिहाफ पर इतने इतने रुपए, क्योंकि मैंने तुम्हें गुड्स सेल किए हैं. समझे कि नहीं? Yes, madam. Yes, ma'am. चलिए, a foreign bill of exchange, a foreign BOE is a customary form to make the international payments. It is instrument in writing. ये एक instrument है in writing by which an exporter is a person who makes the bill. So exporter is a drawer. Export एक्सेप्ट करता है जिसे or to any other person as per the order of the exporter. मेरे बिहार
Yes, sorry, I was removed from the class due to poor internet connection. Sorry, so I am back. तो कहने का मतलब क्या? So bill of exchange is an order by whom? जल्दी बता दो, कौन ऑर्डर करता है? जिसने सामान बेचा हो, पे किया। अरे क्या हुआ? किसके में बज रही है घंटी? म्यूट हो जाओ। हाँ, तो जिसने सेल किया हो, एंड द पर्सन हु इज सेलिंग द गुड्स विल बी एक्सपोर्टर, राइट? तो किसको ऑर्डर कर रहे हैं? एक्सपोर्टर किसको ऑर्डर कर रहा है? इम्पोर्टर को। इंपोर्टर को। तो Importer इंपोर्टर को। रॉय, इंपोर्टर है रॉय। रॉय। अब पे मी यानी मुझे पेमेंट करो या फिर मेरे बिहाफ पर किसी और को। तो पेई एक्सपोर्टर ड्रॉअर है, ये तो हमें पता है क्योंकि एक्सपोर्टर ने बिल बनाया है। पर जरूरी नहीं है कि पेई, हु इज पेई? पेई इज अ पर्सन जिसको पैसा मिलता है। तो जरूरी नहीं है पैसा एक्सपोर्टर को ही मिले। पे मी जरूरी नहीं है, पे समवन एल्स। तो पेई कैन बी एक्सपोर्टर और पेई कैन बी समवन एल्स। समझे कि नहीं? यस मैम। पेई मतलब जिसको पैसा मिलता है। तो अगर एक्सपोर्टर को, हाँ, अगर एक्सपोर्टर को पैसे मिलने वाला है तो एक्सपोर्टर ही पेई है। और अगर एक्सपोर्टर लिखता है कि डोंट पे मी, पे समवन एल्स, जिस किसी और का नाम लिख रखा है, तो किसी और को पैसा मिलेगा, तो दैट पर्सन विल बी पेई, जिसको पैसा मिलने वाला होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। चलिए, तो जनरली अ फॉरेन, लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इस पे एक एमसीक्यू बैठेगा ही, लिख के रख लो। जनरली अ फॉरेन बीओई, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज बीइंग यूज्ड विद द लेटर ऑफ क्रेडिट। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ ही यूज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट समझ में आया था कि बैंक ने एश्योरेंस दिया है कि तुम्हारे पास ताकत है पेमेंट करने की। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉअर बनाता है, एक्सपोर्टर बनाता है, सेलर बनाता है, इंपोर्टर पे बनाता है। तो इंपोर्टर हो गया ड्रॉई। ऑर्डर है ये कि मुझे पैसे दो या किसी मेरे बिहाफ पे किसी और को दो। तो पेई, जिसको पैसे मिलने हैं, एक्सपोर्टर पेई हो सकता है या कोई और पर्सन पेई हो सकता है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। अब बैंक ड्राफ्ट आपने डीडी देखी है, सबने डिमांड ड्राफ्ट देखा है क्या? यस। देखिए डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है समझिए पहले तो। मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी मेरा कॉलेज बोलता है या जो एक्सपोर्टर है वो बोलता है कि मुझे तो डीडी पंजाब नेशनल बैंक की ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, पंजाब नेशनल बैंक को 10,000 रुपए दूंगी, बदले में पंजाब नेशनल बैंक एक सर्टिफिकेट बना के दे देगा। वो सर्टिफिकेट जाके मैं कॉलेज में दे दूंगी, मेरी फीस भरा गई। कैसे मेरी फीस भराई समझ में आया? मैंने कॉलेज में पैसे दिए, नहीं बैंक में दिए। बैंक में दी। बैंक ने क्या एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया जिसमें लिखा है कि दीपिका ने इतने पैसे पंजाब नेशनल बैंक में दिए। वो सर्टिफिकेट मैंने जाके किसको दे दिया? कॉलेज को दे दिया। कॉलेज में। अब कॉलेज खुद पैसे वसूलेगा किससे? बैंक से। किससे? बैंक से। बैंक से। दिस इज कॉल्ड एज बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में आप क्या करते हो, आप एक्सपोर्टर के घर नहीं जा रहे पेमेंट करने, आप बैंक को पेमेंट करते हो और बैंक एक सर्टिफिकेट देती है, बस वो सर्टिफिकेट आप एक्सपोर्टर तक पहुंचा दोगे, एक्सपोर्टर खुद ब खुद बैंक से पैसे निकालवाएगा। समझ में आया? यू आर मेकिंग पेमेंट टू बैंक। वेरी गुड। आपने बैंक में पैसे दिए, बैंक ने सर्टिफिकेट दिया, ये सर्टिफिकेट जाके आपने जिस पर्सन को पेमेंट करना है उसको पकड़ा दिया, अब वो पर्सन खुद बैंक से लेगा।
चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक. Bank draft is also an order, but this time order by the bank to its branch or to any other bank to pay certain sum of money out of its deposit account. यानी मैंने अगर पैसे दिए हैं पंजाब नेशनल बैंक को, तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक सर्टिफिकेट दे दिया. उस सर्टिफिकेट में ऑर्डर किया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक की कोई भी ब्रांच से एक्सपोर्टर पैसे ले सकता है. क्योंकि मैंने एक्सपोर्टर को पेमेंट करने के बजाय कहां पेमेंट कर दिया, बैंक को पेमेंट कर दिया. समझ में आया? ऑर्डर बाय हुम? बैंक टू एनी ऑफ द ब्रांच. कि एक्सपोर्टर जब पैसे लेने जाएगा तो पंजाब नेशनल बैंक उसको पैसे दे देंगी. दे देगी. Right. चलिए, तो it is an order by the bank to its branch or to any other bank to pay certain sum of money out of its deposit account. In international transaction, an importer gets the bank draft from the bank and sends to the exporter. मैंने सामान खरीदा, मुझे पेमेंट करना है, कैसे करूं? कुछ नहीं, पूछा मैंने एक्सपोर्टर से, मैंने बैंक में जाकर पंजाब नेशनल बैंक में पैसे दे दिए, पंजाब नेशनल बैंक ने एक सर्टिफिकेट दे दिया. दिस सर्टिफिकेट इज बैंक ड्राफ्ट. नाउ सी, आई एम रीडिंग अगेन. Importer gets the bank draft from the bank and sends it to the exporter. मैंने कोई श्रीलंका में जिससे मैंने सामान खरीदा है उसको पहुंचा दिया सिर्फ वो सर्टिफिकेट. जब वो सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा. मैडम अदर बैंक होगी तो वो स्पेसिफाइड होगा सर्टिफिकेट में कि कौन सी बैंक से ही उसको पेमेंट मिलेगा. अगर किसी और बैंक होगी, कोई इंटरनेशनल बैंक है, तो अगर इंटरनेशनल बैंक के केस में फिर वो बैंक पंजाब नेशनल बैंक से पैसे लेगी. अभी तो कोई भी इंटरनेशनल बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगी, बाद में वो बैंक दूसरी बैंक से वसूलेगी. ओके. Then the exporter can collect the payment from the bank of his country. Exporter बैंक में जाके पेमेंट कलेक्ट कर सकता है. Is it clear? मैम Yes. मैम जैसे एक्सपोर्टर तो पहले से ही बोल देगा ना कि इसी बैंक का डीडी हाँ. मुझे चाहिए. तो yes. जैसे हमारा कॉलेज हमें बोलता है, कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस क्लियर कर देते हैं इसी बैंक का ही डीडी चाहिए, आप किसी भी बैंक का डीडी नहीं बना सकते. तो आप उसी बैंक के पास जाओगे और उसी बैंक में पैसे डालोगे, उसी बैंक का डीडी बनवाओगे और वो डीडी एक्सपोर्टर को भेज दोगे. जैसे ही एक्सपोर्टर के पास वो डीडी मिलेगा, वो उस बैंक की कोई भी ब्रांच उसकी कंट्री में जो होगी उस ब्रांच के पास जाएगा, पैसे ले लेगा. ओके मैम. चलिए नेक्स्ट आते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर. In telegraphic transfer, one bank gives a telegraphic order to another bank at abroad to pay certain sum of money to certain person out of its deposit account. It is relatively faster mode of payment. अब this I don't know, very frank, what is telegraphic order? मेरे को तो अभी तक ही टेलीफोनिक लगता था, but this is telegraphic order. So telegraphic order में क्या होता है सुन लीजिए. एक बैंक बस डीडी नहीं बनवा रही है, मैंने जाके पेमेंट किया, पंजाब नेशनल बैंक ने तार भेजा यानी कांटेक्ट किया पंजाब नेशनल बैंक की ही किसी ब्रांच में जो कि एक्सपोर्टर की कंट्री में है, और उन्हें बोल दिया कि ये पर्सन आएगा, इस पर्सन को इतना अमाउंट दे देना. समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पे ड्राफ्ट बनवाने की जरूरत नहीं है. आप जाइए बैंक में, बैंक को पैसे दीजिए, बैंक खुद ब खुद एक्सपोर्टर की कंट्री में कांटेक्ट करेगी और एक्सपोर्टर को पेमेंट करवाएगी. ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं है. Is it clear? Yes मैम. चलिए नेक्स्ट, एंड द Yes, लास्ट इज ट्रैवलर्स चेक.
Such instrument is being frequently used by the tourist. अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, टूरिस्ट कौन सा मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं? तो दैट इज ट्रैवलर्स चेक. दैट इज बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट. डोमेस्टिक, आप अगर इंडिया में ही घूम रहे हो तो भी आप ट्रैवलर्स चेक यूज कर सकते हो. आप कहीं बाहर जाते हो घूमने तो भी आप ट्रैवलर्स चेक यूज कर सकते हो. ट्रैवलर्स चेक इज इशूड बाय द नेशनलाइज्ड बैंक. सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक ही इशू कर सकती है. जैसे अपनी भारत कोऑपरेटिव हो गई, सिंध कोऑपरेटिव हो गई, मुझे नहीं लगता दीज आर नेशनलाइज्ड बैंक. ओनली नेशनलाइज्ड बैंक्स कैन इशू दिस. ग्रामीण बैंक ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं होती. तो जो नेशनलाइज्ड बैंक है वही ट्रैवलर्स चेक इशू करती है with a specimen signature on it. अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर ऑलरेडी उस पर किया रहता है. Such check can be end cashed at the branch of the bank in foreign country. Before paying the amount, bank verifies the signature with the specimen signature. चलो, now traveler's check is nothing but the simple check. It is like the simple check जिसमें आप क्या आप चेक क्यों देते? मान लीजिए आपको पेमेंट करना है किसी को, तो आपने क्या किया? उसको चेक दे दिया, राइट? बट ट्रैवलर्स चेक के केस में ये सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक इशू कर सकती हैं. और आप चेकबुक, आप करेंसी मत कैरी कीजिए. आप अमेरिका घूमने जा रहे हैं, आप डॉलर्स मत कैरी कीजिए. आप वहां पर, आपकी अगर बैंक की ब्रांच है अमेरिका में, वहां पर आप चेक ड्रॉ करके चेक दीजिए, आपको डॉलर्स वहीं से मिल जाएंगे. मतलब a check you can give to at some another country, but the branch of your bank, आपकी बैंक की किसी ब्रांच पे आप चेक काट कर दीजिए अपनी सिग्नेचर करके, पे मी दिस अमाउंट, तो बैंक आपको पेमेंट कर देगी दूसरी कंट्री में भी. बट ब्रांच आपकी ही बैंक की होनी चाहिए. समझे कि नहीं? नो मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No ma'am. अच्छा, what is traveler's check? It is simple like the checks, but it has a specimen signature. आपका एक specimen signature होता ही है उस पे. आपको कैश कैरी करने की, करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है. आप बस चेकबुक कैरी कीजिए. चेकबुक, हम गए अमेरिका घूमने, हमें पैसे की जरूरत थी, मैंने चेक फाड़ा, साइन की, बैंक में दिया अमेरिका में, पर ब्रांच ऑफ माय बैंक अगर वो अमेरिका में है उन्हें दिया. उन्होंने बदले में मैंने जितने भी अमाउंट का काटा है उसका डॉलर में कन्वर्ट करके मुझे डॉलर्स हाथ में दे दिए. Is it clear? Yes, ma'am. So this was instruments of external payment. जो इसमें जो अब MCQs पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टूरिस्ट कौन सा पेमेंट यूज, मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं? दैट इज ट्रैवलर्स चेक. दूसरा आता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट. बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? एक्सपोर्टर बनाता है, सेलर बनाता है. ये क्या है? ये एक ऑर्डर है. किसको ऑर्डर देता है? इंपोर्टर को, कि मुझे तुम पेमेंट करो, मुझे करो या मेरे बिहाफ पे किसी और को करो. तो मुझे करोगे तो एक्सपोर्टर विल बी पेई, एंड पेई कैन बी सम अनदर पर्सन. नेक्स्ट आते हैं बैंक ड्राफ्ट. बैंक ड्राफ्ट में जो इंपोर्टर होता है वो अपना पैसा एक्सपोर्टर के घर नहीं जाएगा देने, उसको भेजेगा नहीं, बैंक को दे देगा. बैंक एक सर्टिफिकेट बनाएगी, वो सर्टिफिकेट आपको एक्सपोर्टर को पहुंचाना है. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, madam. तो आई एंड द सेशन हियर. अब एक ही टॉपिक बचा है, एक्सचेंज कंट्रोल, जिसका वीडियो इज अपलोडेड, यू कैन वॉच. नेक्स्ट 2 दिन बचेंगे. नेक्स्ट वीक हमारे पास सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे में मिलेगा, जिसमें विल बी डूइंग रिविजन और MCQs का प्रैक्टिस. ठीक है, चलो. सो बाय बाय. आपको भी भूख लगी होगी. बाय बाय. वी एंड द सेशन हियर. एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सएप.